अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। आज कश्मीरियों से इज़हार यकजहती का दिन है। पाकिस्तानी ख्वाह किसी भी सियासी नजरिए या जमात से ताल्लुक रखता हो, वो कश्मीरियों के साथ खड़ा है और आज के दिन पाकिस्तान की तरफ से यही पैगाम कश्मीरियों और दुनिया को जाना चाहिए कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और उनके लिए आवाज उठाते रहेंगे। कश्मीर का मंजरनामा बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है। 5 अगस्त 2019 को भारत ने आर्टिकल 370 और 35A खत्म करने का जो ऐलान किया था, वो महज इन 2 आर्टिकल्स के हवाले से नहीं था। इसके बाद एक पूरा मंसूबा था जिस पर तब से लेकर अब तक अमल दरामद किया जा रहा है। भारत का यह मंसूबा फलस्तीन की तर्ज पर कश्मीर की आबादी का तनासुब बदलने का है। गुज़िश्ता साल 1 अप्रैल को एक एलामिये के तहत मकबूजा वादी में डोमिसाइल का एक नया कानून बनाया गया, जिसके मुताबिक कोई भी भारतीय शहरी जो 15 बरस तक कश्मीर में रहा हो या 7 बरस तक तालीम हासिल की हो या 10वीं 12वीं जमात यहां से पास की हो, वो कश्मीर का डोमिसाइल ले सकता है। अब डोमिसाइल का मतलब यह है कि वो कश्मीर में सरकारी मुलाजमत का अहल और जायदाद भी खरीद सकता है। ऐसा करने से भारत ने मरकजी हुकूमत के मातहत कश्मीर में काम करने वाले भारतीय शहरियों और उनके बच्चों के लिए जो कश्मीरी ही नहीं डोमिसाइल के दरवाजे खोल दिए हैं और उनको कश्मीर की शहरियत देने के लिए 29 कवानीन मनसूख और जो मौजूदा कवानीन उनमें 109 में तरमीम की गई है। इससे पहले यह डोमिसाइल सिर्फ रजिस्टर्ड कश्मीरियों को ही दिया जाता था। भारत ने इसके बाद एक और काम किया। 27 अक्टूबर को मजीद 2 मुतनाज़ कवानीन लाए गए जो बराह रास्त कश्मीर में आबादी के तनासुब को मुतासर कर रहे हैं। पहला कानून यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन थर्ड ऑर्डर 2020 था, जिसके तहत कोई भी भारतीय शहरी मकबूजा कश्मीर में जमीन खरीद सकता है, जबकि दूसरा कानून जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट था और इसके नाम से यह लाया गया, जिसके मुताबिक भारतीय फौज किसी भी जगह या जायदाद को स्ट्रेटेजिक इलाका करार देकर उसे अपने कब्जे में ले सकती है और यह इख्तियार भी हुकूमत ने अपने पास ही रखा। इन कवानीन का कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर बड़ा गहरा असर पड़ा है। एक अंदाजे के मुताबिक नए कवानीन के तहत 18 से 20 लाख से ज्यादा लोगों को कश्मीर में सेटल किया जा चुका है जो कश्मीरी नहीं। मकबूजा कश्मीर में होने वाली अगली मरदमशुमारी भी मुलतवी कर दी गई ताकि आबादी के तनासुब को तेजी के साथ बदला जा सके। 2011 की जो मरदमशुमारी थी उसके मुताबिक कश्मीर में जो कुल आबादी है उसका 68% मुसलमान है, 28% हिंदू, जबकि 4% सिख और दीगर मजाहिब है। लेकिन अब इन नए कवानीन के तहत भारतीयों को खुसूसन हिंदुओं को कश्मीर में लाकर आबाद किया जा रहा है और जो नए डोमिसाइल लॉज हैं कश्मीरियों को अपनी शहरियत साबित करना जो है वो मुश्किल हो रहा है। रिटायर्ड फौजी और उनके खानदान वाले जो हैं उनको धड़ाधड़ डोमिसाइल जारी किए जा रहे हैं और उन्हें कश्मीर में बसाया जा रहा है। जो भारतीय शहरी हैं उनकी हौसला अफजाई की जा रही है कि वो कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा अराजी खरीदें और ये सब कुछ बिल्कुल उसी तरह से हो रहा है जिस तरह से इसराइल ने मगरबी किनारा हटाया था और वहां पर यहूदी आबादकारों को लाया गया। यह आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। जिनेवा कन्वेंशन का आर्टिकल 49 ऐसे किसी भी इलाके का आबादी का तनासुब तब्दील करने की इजाजत नहीं देता और भारत के इरादे इसी वजह से हैं कि कश्मीर में मुमकिना रेफरेंडम का नतीजा तब्दील किया जा सके। अब कश्मीरी क्या कर सकते हैं? इस इसराइली मॉडल पर अमल दरामद पाकिस्तान कैसे रोक सकता है और ये जो आलमी कवानीन की इस तरह से खिलाफ वर्जी हो रही है, पाकिस्तान का मुकदमा किस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा में या आलमी फोरम पर लड़ा जा सकता है, इस पर आज के प्रोग्राम में जब प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा है उसमें मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती मुआविन ख़ुसूसी मोहित यूसुफ साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं ये जो आबादी के तनासुब बदलने वाली बात मैंने आपके सामने रखी, पहले इस पर आपका कमेंट चाहूंगा, फिर जरा कश्मीर पॉलिसी और पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है उस हवाले से जो है वो बात होगी। ये पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन है कि ये जो आबादी का तनासुब बदलने की कोशिश की जा रही है, कवानीन के खिलाफ वर्जी हो रही है, क्या हम कुछ कर सकते हैं इसको रोकने के लिए? ये कर रहे हैं? रहमान, 2-3 चीजें देखें। पहली बात तो यह समझना जरूरी है कि पाकिस्तान डायरेक्टली हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है या मकबूजा कश्मीर जो हिंदुस्तान का हिस्सा बिल्कुल किसी तरह भी नहीं है उसके अंदर जो हो रहा है, पाकिस्तान डायरेक्टली एक्शन नहीं ले सकता। हमें इसीलिए बार बार दुनिया को यह बात बावर करानी होती है क्योंकि जो हक खुद इरादियत है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस ने उसको गारंटी किया है। तो हम वो बात बार बार इन्वोक करते हैं कि ये किसी कश्मीरी के सर या पाकिस्तान के सर एहसान नहीं करेगी दुनिया, या वो मुमालिक जो बात तो बड़ी करते हैं ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल लॉ की,
आप खुद लॉयर हैं, आप जानते हैं कि इसकी सैंक्टिटी है दुनिया में एक। लेकिन जब काम की बात आती है कि जनाब अभी इससे आगे हिंदुस्तान को किस तरह कंपेल करना है कि वो एक रोग एक्टर की बजाय एक नॉर्मल स्टेट की तरह बैनुल अक़वामी कवानीन को फॉलो करे और कश्मीर का मसला हल करे, वहां पे खामोशी है। सो ये बहुत बात होती है कि जी पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा। पाकिस्तान का रूट जो है मकबूजा कश्मीर के लिए वो दुनिया के थ्रू ही हो सकता है, क्योंकि वो बैनुल अक़वामी कवानीन में कश्मीर का जो तनाज़ा है वो लिंक्ड है यूएन के साथ। दूसरी बात ये है रहमान कि ये एक सेकंड मुझे ये एक और बात कर लेने दीजिए कि भारत जो कर रहा है उसको रोकने के लिए पाकिस्तान और किसी और मुल्क की जरूरत नहीं है, कश्मीरी खुद खड़े हैं। और अगर किसी की ये गलतफहमी, और भारत की गलतफहमी थी 5 अगस्त के बाद कि हम ये करेंगे 9 लाख फौजी लाएंगे तो ये आगे से मामला खत्म हो जाएगा। मैं आज सुबह एजे के असेंबली में था सदर मुमलिकत के साथ, जो पैशन जो जज्बा एजे के में मौजूद है, मुजफ्फराबाद में मौजूद है, उससे 100 गुना दूसरी तरफ है। जाहिर बात है क्योंकि वो रोज उस से गुजर रहे हैं टॉर्चर से। तो ये कश्मीरी बैठने वाला नहीं मेरे भाई, कश्मीरी तो अगले 100 साल आज पास करने से वहां पे मुसलमान अक़लियत नहीं बनने लगा। राइट मोहित साहब, आज वजीर आजम ने जो तकरीर की उसमें उन्होंने वो कहा कि कश्मीरी चाहें तो वो या पाकिस्तान के साथ रह सकते हैं या वो इंडिपेंडेंस जो है वो चूज कर सकते हैं। अब इस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे, क्या ये पाकिस्तान का कोई पॉलिसी शिफ्ट है जो आज वजीर आजम ने कहा? इसकी जरा वजाहत कर दीजिए। देखिए मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बताता हूँ। पहली चीज ये है कि पाकिस्तान का जो जाविया है, जो अप्रोच है कश्मीर पे, वो कश्मीरी जिंदगी है, कश्मीरी इंसान है, कश्मीरी बच्चा, कश्मीरी बूढ़ा, कश्मीरी खातून, कश्मीरी मर्द है। ये मतलब क्या है मेरे कहने का? अगर आप सिर्फ रियल एस्टेट की बात करें, टेरिटरी की, सारी बात एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, लेकिन अगर आप सिर्फ जमीन का सोचें, अगर आप सिर्फ पानी का सोचें, तो फिर आप ये बात नहीं करते कि मैं एक दिन भी ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि हमारे कश्मीरी भाई और बहन, उनके साथ वो सलूक हो जो हो रहा है। तो क्या कहा है वजीर आजम साहब ने? एन पाकिस्तान के आइन आर्टिकल 257 के मुताबिक, जो बिल्कुल क्लियरली कहता है कि जब प्लेबिसाइट हो जाएगा और कश्मीरी अवाम पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे तो उनका क्या रिलेशनशिप होगा पाकिस्तानी स्टेट के साथ, वो कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होगा। और बिल्कुल वही बात आज वजीर आज़म साहब ने वहां की है, खुल के की है। ये है पाकिस्तान, इस हद तक जा रहा है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का क्या रवैया है। ये बात है असल डिफरेंस, जो दुनिया को आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा। मगर आज उन्होंने अपनी तकरीर में एक और बात की, राइट मोहित साहब, आज उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा वो किसी से भी बातचीत करने के लिए जो वो तैयार है। तो क्या पाकिस्तान जो है वो भारत को एक मर्तबा फिर बातचीत की जो है वो पेशकश कर रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल कर रहा है, पहले भी की है और दोबारा कर रहा है। क्या कह रहा है पाकिस्तान ये कह रहा है कि मसले का हल हमें पता है कैसे आना है, मेथोडोलॉजी हमारे सामने है, अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस, उसी से मसला हल होना है। अच्छा, बातचीत के बगैर हल हो सकता है? नहीं, क्योंकि फौजी आंसर कोई मिलिट्री सोल्यूशन तो नहीं है। ओके, तीसरी बात करेंगे तो मामला आगे चलेगा, लेकिन बातचीत की ऑफर को कमजोरी मत समझें। पहले वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें, मकबूजा कश्मीर में जो आपने इकदाम उठाए हैं वो खत्म करें। पाकिस्तान के खिलाफ आप टेररिज्म रोज कर रहे हैं, ये हम किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें एंड यस, पाकिस्तान इज रेडी। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहित यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, वजीर आजम के कौमी सलामती के लिए मुआविन खुसूसी, उनसे बात हो रही थी। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा इस बात पर डिबेट करने के लिए कि किस तरह से मकबूजा वादी के अंदर भारत आबादी का तनासुब बदल रहा है। हमारे पास वक्त बड़ा कम है, हम क्या कर सकते हैं कश्मीरियों के लिए, पाकिस्तान के लिए। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अपना पैनल भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा और इस पर डिबेट भी शुरू करेंगे।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। यौम यकजहती कश्मीर और ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हो रही थी कि किस तरह से भारत एक मंसूबे के तहत अपने कवानीन बदल कर, ख़ास तौर पर जो सिलसिला आर्टिकल 35A को बदलने के बाद शुरू हुआ था, उसके बाद जो डोमिसाइल के हवाले से कवानीन बदले गए, किस तरह एक मंसूबे के तहत जो है वो कश्मीर के अंदर आबादी का तनासुब जो है वो बदल रहा है। इस पर बात करने के लिए एक बड़ा एस्टीम पैनल आज की इस बहस में मेरे साथ शरीक है। वेरी क्विकली मैं तारुफ करा देता हूँ। अंदलीब अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वजारत खारजा की पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। इनसे बात होगी। बहुत शुक्रिया अंदलीब साहब आपके वक्त का। जस्टिस रिटायर्ड अली नवाज चौहान साहब, वो हमें ज्वाइन करें। पाकिस्तान का आलमी कानून के हवाले से बहुत बड़ा एक नाम है। एजाजी चेयरमैन है लीगल फोरम फॉर ऑप्रेस्ड वॉइसेस ऑफ कश्मीर और गैम्बिया के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा और हेग में बतौर जज खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। जस्टिस रिटायर्ड अली नवाज चौहान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब आज की इस बहस में हमारे साथ शरीक होंगे। और अमर बिलाल सूफी साहब, मुमताज़ माहिर कानून है, इंटरनेशनल लॉ पे उनकी बड़ी ग्रिप है, उनसे भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। मैं इस बहस का आगाज अली नवाज चौहान साहब आपसे सर करना चाहता हूँ। ये जिन डोमिसाइल लॉज का हमने हवाला दिया, किस तरह से इनको बदला जा रहा है, आबादकारों को कश्मीर के अंदर जो है वो लाया जा रहा है, और ये सब करके भारत आलमी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी कर रहा है। जिनीवा कन्वेंशन जिसका हवाला एक दिया जाता है। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, क्या कोई कानूनी ऑप्शन है आलमी कवानीन के तहत पाकिस्तान के पास इस तनाजुर में कि भारत को ऐसा करने से रोका जा सके? बिल्कुल है। देखिए, हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे है और उसमें जो है डिप्लोमेसी के जरिए ये चीज उजागर हम कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन है ये पॉपुलेशन के चेंज करने का, ये तो वॉर क्राइम है या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है और इंटरनेशनल लॉ में इसको हमेशा कंडेम किया गया है। उसमें बहुत सारे इंटरनेशनल केसेस हैं जो अफ्रीका से हैं, बाकी जगह से हैं। तो हम इसको कंप्लेन कर सकते हैं। जो राइट टू प्रोटेक्ट का नॉर्म है इसका यूनाइटेड नेशंस का, उसमें हम कानूनी तौर पे इस पहलू को उजागर कर सकते हैं बतौर एक पिटिशन के, जो कि आर्टिकल 99 है चार्टर का। उसके नीचे हम सेक्रेटरी जनरल को बता सकते हैं कि एक तो ये फ्लैश पॉइंट है दो स्टेट्स के दरमियान। दूसरी बात ये है कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट एरिया है इंटरनेशनल और जो डिस्प्यूटेड एरिया है, लिहाजा वहाँ लॉज वगैरह जो है वो नहीं बदले जा सकते। कितनी इंटरनेशनल लॉ की डॉक्ट्रिन्स हैं कि ऑक्यूपाइंग फोर्सेस कोई चेंजेस करें भी तो वो इनवैलिड होती है। यहाँ जो इनवैलिडिटी हुई है वो ये है जी, 1952 में दिल्ली एग्रीमेंट हुआ था और उसमें उन्होंने प्रोटेक्ट किया था वो लॉ जो कि महाराजा का 1927 का ऑर्डर था, जिसमें जो हेरिडेटरी, उसे कहते हैं हेरिडेटरी स्टेट सब्जेक्ट डेफिनेशन ऑफ 1927, जिसमें ये था कि कश्मीरी जो लोग असल कश्मीरी हैं वो ही वहाँ जमीन खरीद सकते हैं, रह सकते हैं, पॉपुलेशन उनकी वही होगी, बाहर से कोई आदमी नहीं आ सकती। और यहाँ तक हुआ था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1946 में कश्मीर में दाखिल होने से मना कर दिया गया था इसी लॉ के तहत। सो 1952 का जो दिल्ली एग्रीमेंट था उसके मुताबिक एक तो इसका स्पेशल स्टेटस रिकॉग्नाइज किया गया था, लेकिन साथ 1927 का जो हेरिडेटरी लॉ था उसको एक्सेप्ट किया गया था। तो इन्होंने वो कमिटमेंट्स जो की थी 1952 में, और फिर जो वजह थी ये यकीनन भारत उन कमिटमेंट से भी पीछे हट गया है। लेकिन अली नवाज चौहान साहब, क्या इस मामले पर कश्मीरी या पाकिस्तान आलमी अदालत के अंदर जो है वो जा सकते हैं? हमने देखा बहुत सारे ऐसे मामला जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी आए, कुलभूषण वाला केस भी है। क्या पाकिस्तान या कश्मीरियों के पास वो ऑप्शन है? हाँ, देखिए, आईसीजे के पास सिर्फ
स्टेट्स जा सकती हैं, अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट जाना चाहे तो अच्छा। वो जा सकती है। अच्छा, लेकिन क्योंकि ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के लिए अगर वो जाए तो फिर तो उसमें लचक आ सकती है कि अगर कश्मीरी भी जाना चाहे तो उसमें वो अच्छा। रिपोर्ट कर सकते हैं, और उसमें जरूरी नहीं है कंसेंट का, क्योंकि हमने देखा कि इसमें गैम्बिया के केस नहीं, हमने देखा कि कई केसेस में जहां मैक्सिको, यूएसए वगैरह के केसेस हैं, वहां पे कंसेंट ऑफ द अदर स्टेट जरूरी नहीं समझी गई। इसी तरह रेनागोआ के अच्छा। केस में बर्मा में जो गैम्बिया का स्टेट गई तो उसमें कंसेंट की जरूरत नहीं थी टू एक्सेप्ट जुरिस्डिक्शन। तो वहां आईसीजे में हम जा तो सकते अच्छा। हैं ह्यूमन राइट इशू लेके, लेकिन ये ह्यूमन जो राइट्स के मामले पर जो है वो वहां पर जाया जा सकता है। वहां लचक है, क्योंकि ठीक है, उसमें राइट। कई मैं अगर अंदलीब साहब, अगर आप सर मुझे इजाजत दें, मैं जरा इस पे गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव भी मालूम करना चाहता हूं। अंदलीब साहब, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। आज अपोजिशन भी आप पर बड़ी तनकीद करती रही, जो पीडीएम का जलसा हुआ। क्या हुकूमत इस इशू को, इस मामले को किस तरह से देख रही है, जबकि बहुत तेजी के साथ कश्मीर के अंदर ये सारी चेंजेस हो रही हैं, हिंदू आबादकारों को वहां पर जो है वो लाया जा रहा है, आबादियां बनाई जा रही हैं, नए डोमिसाइल इशूज किए जा रहे हैं, और कश्मीरियों को कश्मीर के अंदर ही उनको जो है वो उनका जो आबादी का तनासुब है, जो उनकी अक्सरियत है, उससे महरूम किया जा रहा है। शुक्रिया रहमान। एक तो हम सारे ही बहुत कश्मीरियों को बिल्कुल अपने जिसको कहते हैं हमारी शारक के करीब कहते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। और कश्मीरियों के साथ हमेशा से ही भारत ने जो बर्बरियत की है उसकी हम मजम्मत भी करते हैं। और स्पेशली जो 5 अगस्त के बाद जो हालात हैं वहाँ, वो तो हम सारे ही और कहते हैं कि जी कभी भी किसी, आज शायद 550वां दिन है लॉकडाउन का, और हम सारी दुनिया जो है वो लॉकडाउन से गुजरे, और हम 50 दिन नहीं गुजार सके लॉकडाउन में, तो 550 दिन से लॉकडाउन में है। तो इसकी हम जितनी मजम्मत करें कम है, नंबर 1। नंबर 2, मेरा ख्याल है कि इन अ वे अगर आप देखें, और इसमें हमारी बहुत स्टेटेड पॉलिसी है कि कश्मीर को कभी भी इंटरनेशनल ग्लोबल इशू नहीं करार दिया गया। हमेशा कोशिश की गई है इंडिया की तरफ से, और वो सक्सेसफुल भी है रहा इन द पास्ट, कि कहीं जी कि ये आपस का मामला है, आपस का मामला है, इसको वो मीडिया अटेंशन नहीं मिली, इस पे वो प्रेशर लॉबीज नहीं आई। लेकिन 5 अगस्त के बाद जितना काम पाकिस्तान ने इस पे किया है, उसकी वजह से एक उठ गई है आवाज। अब आप देखें, दुनिया का हर जो है मीडिया ग्रुप को उसकी बात कर रहा है। ये आपने देखा अभी पिछले महीने के अंदर ये जो यूके पार्लियामेंट के अंदर पूरी एक इस पे सेपरेट मीटिंग हुई। हमने 50 साल इसको नहीं उठाया, अब 3 दफा यूएन में उठ चुका है, हर अखबार इसके बारे में। अंदलीब साहब, ये तो लॉ फेयर है। देखें, ये जो इशू है इसका ताल्लुक तो लॉ फेयर के साथ है, तो लॉ फेयर पे तो हुकूमत को ही जो है वो आगे आना पड़ेगा, हुकूमत को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इस भारत को इससे रोकने के लिए। अच्छा, इसमें ना देखें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा लीगल एंगल है, क्योंकि हम कह रहे हैं और हमने कोशिश भी की है मेरे ख्याल है 70 साल से कि ये यूएन रेजोल्यूशन है, यूएन पे भी उठाया, हर जगह उठाया, लेकिन देखिए खाली लीगल उठाने से ना कोई आवाज नहीं आएगी, नंबर 1। नंबर 2, जो इंटरनेशनल अदालतें हैं वहां ये उठ तो सकता है, लेकिन आपको पता है वो साल वहां चलता है, उसके बाद एक दफा वो डिफीट हो जाए वहां, तो उसका इतना बुरा इम्पैक्ट होता है कि वो मामला बिल्कुल खत्म हो जाता है। जितने ग्लोबल इश्यूज हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज है, चाहे कश्मीर है, चाहे पैलेस्टीन है, इनका सियासी आवाज उठाने से ही गुजारा होता है। जब सियासी प्रेशर पड़ता है, मुल्क इसमें ज्वाइन करते हैं, तो फिर इन पे लीगल प्रेशर भी पड़ता है। इट्स नॉट द अदर वे अराउंड। सो सबसे पहली बात यह है कि पिछले एक महीने में इतना ज्यादा आवाज इस पे उठी है कि अब देखिए बैकफुट पे हो गया। और मैं आपको 2-3 चीजें इसकी बताऊंगी। अब ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रही है, ये कोई अलग से इसने वो आवाज नहीं उठाई गई,
ये एक सीरीज है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी मोदी है, मोदी ह्यूमन राइट्स पे 35A पे जब सिटीजन अमेंडमेंट लॉ आया सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने इस पे बात की और ओपेड्स आए, सारी दुनिया में प्रेशर पड़ा। उसके बाद दिल्ली में राइट्स शुरू हो गए, दिल्ली के राइट्स में स्टूडेंट्स आ गए, उससे हुआ। अब ये जो आप देख रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट ऑफ द फार्मर्स हुआ है, इस पे सेलिब्रिटीज ग्रेटा थॉनबर्ग, रिहाना, ये सब बोलना शुरू हो गए हैं। NBA के स्टार्स ने बोलना शुरू हो गए, क्योंकि पिछले 1 साल से इंडिया वो लाइमलाइट में रहा है, और वो लाइमलाइट में रहने के बाद आप ये भी देखें कि डिसइंफॉर्मेशन लैब की कितनी बड़ी इन्फो उस पे आई है, जिसपे पाकिस्तान ने बहुत काम किया है। बिल्कुल ठीक, बट आप ये कह रही हैं कि ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, तो आवाज उठाना आपको ज्यादा बेहतर जो है वो हल नजर आ रहा है। मगर लेट मी जस्ट गो टू, मैं जरा ये एजाज अवान साहब से जरा पूछूं। एजाज अवान साहब, ये बड़े तसलसल के साथ और बड़ी तेजी के साथ ये काम हो रहा है कश्मीर के अंदर, जो आबादकारों का, और ये बिल्कुल इजरायली मॉडल जो है वो फॉलो किया जा रहा है। एक लॉ फेयर का भी ऑप्शन है, कवानीन जिस तरह से बदले जा रहे हैं, किस हद तक कश्मीर को ये बदल कर रख देगा? और ये जो कश्मीर में कोई मुमकिना रेफरेंडम होता है तो उस पर किस तरह से जो है वो ये असरअंदाज होगा? क्या हम इसको सही तरह से फोर्सी कर रहे हैं इस सिचुएशन को? रहमान अजहर, ये जो वहाँ का आबादी का तनासुब तब्दील करने का मकसद है हिंदुस्तान का, वो रेफरेंडम की तैयारी नहीं है। अच्छा, हम इसको गलत समझ रहे हैं। ठीक, वो चाहते हैं कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा साबका फौजी और वो ट्रेंड हिंदुओं को आबाद किया जाए, जो इस आबादी को सुप्रेस करके रख सकें, क्योंकि वो इस खित्ते को अपने कब्जे में तो ले चुके हैं। अब वहां पर वो स्ट्रेटेजिक बेसिस बनाना चाहते हैं, जो इजराइल का बेस होगा, इंडिया का बेस होगा, उसमें अमेरिकन कंपोनेंट होगा, और वो इस एरिया की सर्वेलेंस के लिए बेसिस बनाना चाहते हैं और कश्मीर को मुकम्मल तौर पर अपने काबू में रखना चाहते हैं। रेफरेंडम ना वो पहले मानेंगे, अच्छा, ना वो आइंदा मानेंगे, और उस पर कोई ऐसा दबाव आने वाला नहीं है जो उन्हें रेफरेंडम पर मजबूर कर दे, सिवाय इंडिजिनस स्ट्रगल के। और वो जब उस दहज पे पहुंचेगी तो फिर वो उसके फैसला करने पर मजबूर होंगे, जो अभी हालात नजर नहीं आ रहे। राइट, ठीक। तो आपको लगता है इसका रेफरेंडम से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर ये कश्मीर की जो डायनामिक्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट है कश्मीर का, आपको क्या लगता है ये उसको क्या बदल कर रख सकता है? ये अगर आबादियां इतनी बड़ी तादाद में, जो नंबर्स आ रहे हैं सर, 22 लाख लोगों को जो है वो आबाद किया गया है, दिस इज ए ह्यूज नंबर, तो ये फिर जो कश्मीर का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको किस तरह से जो है वो ये बदल देगा? देखिए, कश्मीर का एक प्रिंसिपल इशू जो है वो तो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का है, जो यूएन रेजोल्यूशन में उन्हें मिला था। लेकिन इस वक्त जो वहां पे क्राइसिस है वो है ह्यूमन राइट्स का, वो है नस्ल कुशी का मुसलमानों की। और इस इशू को जब तक दुनिया एड्रेस नहीं करेगी, ये मजहब से बालातर है, खित्ते से बाहर है, ये इंसानियत का इशू है, जब तक हम इसको रुकवाने में कामयाब नहीं होंगे, जो दूसरा कदम है और दायमी हल है, उसकी तरफ बात जाएगी ही नहीं। क्योंकि ये कश्मीरियों का जो हौसला है उसको तोड़ने के लिए, उसको पस्त करने के लिए, इस स्ट्रगल को कुचल देने के लिए ये कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये इजरायली मॉडल है, जब वो नई आबादियां अंदर बना देंगे तो रेफरेंडम तो वो मानते ही नहीं, वो तो ताकत से कश्मीरियों को दबाना चाहते हैं। ये कितना अरसा कश्मीरी रेजिस्ट कर सकते हैं बगैर किसी बैरूनी इमदाद के? आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कश्मीर में एक एग्जाम्पल दी वियतनाम की, उन्होंने अफगानिस्तान की बात की। क्या हम सब लोगों ने ये नहीं देखा कि जब USSR आया था तो उनको स्टिंगर मिसाइल किसने दिए थे? व्हाइट हाउस में किसके टेबल पे बैठकर प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने क्या कहा था कि ये हमारी जंग लड़ रहे हैं कश्मीर, ये जो अफगान लीडरशिप है। ठीक, तो ये जब तक इस जंग की कोई ओनरशिप नहीं लेता, उस वक्त तक कश्मीरियों की
आजादी बड़ी दूर। मगर सर इसमें एक और बड़ा अहम जो नुक्ता है वो वक्त का है, क्योंकि ये बड़ी तेजी के साथ जो है वो तब्दीली हो रही है, और शायद हमारे पास जितना वियतनाम और अफगानिस्तान के अंदर जो है वो वक्त था उतना वक्त कश्मीरियों के पास नहीं है। अच्छा, मैं सर आता हूं, जरा एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं, इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। कर क्या सकते हैं कश्मीरियों के लिए, इस ब्रेक के बाद भी बात जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मकबूजा वादी के अंदर जो आबादी का तनासुब बदलने की भारतीय कोशिश हो रही है, उस पर ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी। मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मगर आमिर बिलाल सूफी साहब इस वक्त हमें जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं, इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट हैं। आमिर बिलाल सूफी साहब, ये जो लॉ फेयर की ऑप्शन है, क्या इसमें पाकिस्तान के पास कोई मौका है? और जो कुछ भारत कर रहा है, ये जो कवानीन जिनकी बात की जा रही है डोमिसाइल के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से, जो मकबूजा वादी के अंदर लाए जा रहे हैं, क्या इनको बाहर की दुनिया एक्सेप्ट कर रही है? 5 फरवरी का जो दिन है वो हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए याद दहानी का दिन है उन मुजालिम के बारे में जो कश्मीरियों पर ढाए जा रहे हैं इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन में, और इवन इंडिया के अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन में। क्योंकि जो कश्मीरी हैं निहत्ते, उन पर पहले कई दिहाइयों से जो है वो वॉरफेयर की स्ट्रेटजी अप्लाई जा रही थी। अच्छा। यानी उनके खिलाफ फौज की इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट थी जिसकी वजह से उनकी हक खुद इरादियत की मूवमेंट को सप्रेस करने की कोशिश की जाती रही, मगर वो नाकाम रही है। सेल्फ डिटर्मिनेशन की आवाज़ आज भी उसी तरह दुनिया भर में उसको रिकग्नाइज किया जाता है कश्मीरियों के हवाले से और फ़लस्तीनियों के हवाले से। लेकिन 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने एक लॉ फेयर की मूव की, और इस मूव के थ्रू एक ऐसा लीगल इंस्ट्रूमेंट, कंट्रोवर्शियल लीगल इंस्ट्रूमेंट इशू किया जिसके तवस्सुत से उन्होंने क्लेम किया कि आर्टिकल 370 और 35A जो है वो इनफेक्टिव हो गए हैं, हॉलो आउट हो गए, ख़त्म हो गए, और हमारे पास टाइटल इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो है वो हमारी यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बन गया है। बल्कि इसके अलावा उन्होंने उसके बियॉन्ड इलाकों पर भी अपना कब्जा और अपना टाइटल को क्लेम करने का एक कंट्रोवर्शियल क्लेम लॉन्च किया। ये एक और मूव थी जिसमें मकसद ये था कि कश्मीरियों के इशू को ही ख़त्म कर दिया जाए, उनकी आवाज़ को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन इस मूव को दुनिया भर ने एक्सेप्ट नहीं किया, कोई पजीराई नहीं हुई, किसी मुल्क ने, किसी कैपिटल ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा में इस मूव की पजीराई नहीं हुई, बल्कि अभी हाल ही में सेक्रेटरी जनरल ऑफ अक़वाम मुत्तहिदा ने तो ये कहा है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस हैं उनके तवस्सुत से वो इंटैक्ट हैं, और उसके अलावा वो भी अपना ऑफिस मीडिएशन के लिए ऑफर करते हैं। सो इन फैक्ट इंडिया की एफर्ट कहना है कि बाहर भी इन चेंजेस को जो है वो माना नहीं जा रहा। बहुत शुक्रिया आमिर बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद है। अली नवाज चौहान साहब, ये इसराइली मॉडल का बार बार जिक्र किया जाता है, और जब आलमी कवानीन की बात आती है तो शायद उसको फ़लस्तीन को बतौर मिसाल भी इस्तेमाल किया जाता है कि वहाँ पर जो है ये आलमी कवानीन या लॉ फेयर की जो है वो ऑप्शन कुछ नहीं कर सकी, इसराइल को नहीं रोका जा सका, तो फिर ये कश्मीरी किस तरह से कर लेंगे? तो क्या एक ऑप्शन है कश्मीरियों के पास या नहीं? पाकिस्तान का केस थोड़ा डिफरेंट है। बात ये है कि ये फ्लैश पॉइंट है और न्यूक्लियर पावर्स हैं दोनों, और सेक्रेटरी जनरल ने भी अपना जो इंटरव्यू दिया 2 दिन पहले उसमें अपने सर्विसेज ऑफर इसी वजह से किए हैं। यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसका सेक्शन 99 जो है उसके तहत अगर सेक्रेटरी जनरल को ये बावर करवाया जाए कि यहाँ ये फ्लैश पॉइंट है और इसमें वॉर के एक न्यूक्लियर वॉर के अंदेशा है और ये ह्यूमन राइट वायलेशन खुली कर रहे हैं, वॉर क्राइम्स कमिट कर रहे हैं, तो उसको नोटिस लेना पड़ता है और सिक्योरिटी काउंसिल को बताना पड़ता है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ इनकंसिस्टेंसीज हैं इस कश्मीर पॉलिसी के बारे में, कोई और कह रहा है, कोई और कह रहे हैं। कश्मीर के लिए एक लीडरशिप का फुकदान है, इसको एक कोहेरेंट पॉलिसी के तहत जो है वो आगे ले जाना चाहिए। एक तरीका तो ये था कि आईसीजे में जाएं, लेकिन उसके लिए शाय है गवर्नमेंट। तो दूसरा तरीका ये है कि ये 99 के नीचे R2P एक नॉर्म है जिसे कहते हैं राइट टू प्रोटेक्शन। ये 2005 की जो समिट हुई थी
सारे दुनिया के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स आए थे, तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि आईसीजे के अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी यूनाइटेड नेशंस की कि वो प्रोटेक्ट करे ह्यूमन राइट्स को, और वहां जो अगर कोई वॉर क्राइम्स हो या बाकी चीजें हो तो उसको वो देखे। हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन ने सिर्फ एक टेलीग्राम के ऊपर डैग हामरशोल्ड ने एक्शन लिया था इसी तरह के प्रोविजन के तहत, इसी तरह कॉन्गो के सिलसिले में हुआ, सीरिया के सिलसिले में हुआ। तो एक तो तरीका ये है, और हमारा जो फोरम है लीगल वो भी इसके ऊपर ये देख रहा है कि हम कैसे इस चीज को यूज कर सकते हैं, ले जा सकते हैं एडजुडिकेशन के लिए कि वो सिक्योरिटी काउंसिल करे। इससे पहले ये जो कुछ होता रहा है 2019 में 5 अगस्त के चेंजेस के बाद पाकिस्तान ने ये एक चीज उठाई थी सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन उसका कोई खास चीज नहीं हुई। इसको हमें परसिस्टेंटली प्रेस करना होगा, वक्त से बड़ा कंसिस्टेंटली करना होगा। भाई टाइम बड़ा क्रिटिकल है दिलीप साहिबा, ये देखिए वक्त क्रिटिकल है और हमें सस्टेनेबल होना चाहिए कि हम इस चैलेंज को कैसे फेस करेंगे और इसके लिए क्या तैयारी होगी। नहीं, उसके लिए तो सर इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं यही तो पॉइंट मैं उसकी तरफ आना चाह रहा था, जो मैं दिलीप साहब से पूछना चाहता हूं कि लीडरशिप। और देखिए आगे हमें सेटबैक्स हुए हैं जब भी इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चंस आते हैं या बाकी जगहों के ऊपर सेटबैक्स हुए हैं। सेटबैक्स इसलिए हुए कि हमारी चॉइस जो है वो एक्सपर्ट्स की वो गलत होती है। और नहीं वो सर हमने तो अभी वो कुछ केसेस तो हमने अभी देखे हैं ना, जो बाहर की अदालतों में हमारे केसेस हैं, जो पाकिस्तान की कानूनी पोजीशन है उस हवाले से देयर बिग क्वेश्चन मार्क्स। मगर दिलीप साहबा मेरा ख्याल है जो उनकी गुफ्तगू में एक जो उन्होंने जिक्र किया चौहान साहब ने, उन्होंने कहा लीडरशिप का, ये गवर्नमेंट के लिए अब क्योंकि इसमें इस मामले के अंदर बड़ी तेजी से चेंजेस हो रही है, मैं बार बार उसका हवाला दे रहा हूं कि टाइम बड़ा क्रिटिकल है, मगर पाकिस्तान के अंदर ऐसा लगता है कि हमारे अपने जो पॉलिटिकल मसाइल हैं, जो अपोजिशन और हुकूमत के झगड़े हैं, वो शायद कहीं ना कहीं इस चीज में भी आड़े आ जाते हैं कि हमने कश्मीर के ऊपर क्या करना है या क्या पॉलिसी रखनी है, जो यकसुई होनी चाहिए। क्या वो है हमारे पास, जो हमारे जिनका कहा जाता है कि बड़े दिमाग जो है वो मिलकर बैठे और सोचें कि आगे जो है वो क्या करना है, तो वो हमारे पास है? हुकूमत को इतना कॉन्फिडेंस, एतमाद है? जी रहमान, एक तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कश्मीर पॉलिसी के ऊपर बहुत स्लैकनेस पास्ट में हुई है। आपको पता होगा कि जो पिछली हुकूमत थी वहाँ तो वज़ीर ख़ारजा ही नहीं थे, और आपको ये भी पता है कि उस ज़माने के जो जितने भी सेक्रेटरी ख़ारजाज़ हैं, दो उन्होंने आके बयान दिए कि उनको इंस्ट्रक्शन थी कि आपने कश्मीर को के मामले पे हल्के होना है, और बड़ी ओपनली उन्होंने कहा। और हमने ये देखा भी कि जब नवाज शरीफ साहब गए इनॉग्रेशन के लिए मोदी की, तो वो नहीं मिले वहाँ मीर बाइस को और हुर्रियत के लोगों को, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। और फिर पर्सनल रिलेशनशिप तो उनकी इंडिया के साथ, मोदी के साथ बहुत अच्छी थी, लेकिन कश्मीर के मामले में यूएन पे हर जगह 4-5 साल बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ। अब काम शुरू हुआ है, लेकिन मैं अग्री करती हूँ कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू है कि इसमें कोई ये नहीं होगा कि जी, लेकिन ये बात जरूर है कि आप सब इसके गवाह हैं कि पिछले 1-1.5 साल में जिस तरह कश्मीर को प्राइम मिनिस्टर ने इंटरनेशनलाइज किया है, कोई लीडर पहले नहीं कर सका पाकिस्तान में से। और मैं आपसे ये भी कहती हूँ कि ये इस वक्त बहुत इंडिया जो है वो कॉर्नर में आया हुआ है। पेंडेमिक के दौरान भी आपने देखा कि अदरवाइज ऑल्सो, और ये बात बिल्कुल सही है कि पेंडेमिक के अंदर ग्लोबल तवज्जुआत जो थी वो सर्वाइवल पे थी, सारे मुल्क इनवर्ट हो गए, अपने सर्वाइवल की तरफ चले गए। लेकिन उसके बावजूद जो इंडिया के अंदर हुआ, इस पे लॉकडाउन में भी लोगों ने इस पे एम्पथाइज किया। सो हुकूमत की थ्री प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है। नंबर 1 कि हमने इसको लीगली कैसे किस फोरम पे करना है। नंबर 2 ये जो हमने इसको उठाया है
जो डिसइंफॉर्मेशन लैब का मटेरियल है उसको हम बहुत ज्यादा इस पे काम करें। नंबर 3, ये जो हमने इस वक्त एक ओपन स्टांस किया है, हम अपोलोजेटिक नहीं होंगे जैसे पास में थी गवर्नमेंट। हमने सारे शवाहिद जो हैं वो यूएन डोजियर जो है वो हम हर जगह पेश कर रहे हैं, विद एविडेंस, विद टाइमिंग, विद नेम्स। मगर हम देखें, दुनिया को तो हम बता रहे हैं, मगर बुनियादी तौर पर एक तो आपको यहां पर भी तो लोगों को इकट्ठा करना है ना, सबको, वो आज नजर नहीं आते। आज आपने तकरीरें तो सुनी ली होंगी जो कश्मीर के अंदर जिस तरह की जो है वो बातें होती रही। हालांकि यौम यकजहती कश्मीर था, पीडीएम का भी जलसा हुआ और उसमें जो बातें हुई और फिर खान साहब ने भी जो तकरीर की, क्या यहां पर कहीं पर एक लकीर खींची जा सकती है कि हम ये फैसला कर लें कि ये वाले जो इश्यूज हैं, इस पर हुकूमत हो, ऑपोजिशन हो, कोई और हो, इस पर जो है वो हम एक दूसरे को जो है वो नीचा दिखाने की जो है वो बात नहीं करेंगे, और बाकी इश्यूज पर बेशक सियासत चलती रहे, वो एक नेचुरल है, वो होती है सियासत है। देखिए, ये इस पे आपने बिल्कुल सही बात की। इसके अंदर तो कोई जिसको कहते हैं ये एक मुल्की मफाद का मामला है, ये एक इंटरनेशनल मामला है, कश्मीरियों का मामला है, इस पे इत्तेहाद होना चाहिए। लेकिन होता ये है, राइटली सेड, कि इसमें भी वो कुछ जाती मफाद कुछ लोग देखते हैं। अब एक फॉर्मर स्पीकर अयाज सादिक साहब खड़े होके असेंबली के फ्लोर पे ये कहें कि जी हमारे जो आर्मी चीफ थे वो कांप रहे थे, पसीने आए हुए थे और उन्होंने कहा जी इंडिया हमें मार देगा, ये कर देगा, ये एक तो स्टेटमेंट फैक्चुअली गलत थी और हम अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुके थे कि हम वो वॉर जीत के आए हुए और इंटरनेशनल मीडिया ने एक्नॉलेज किया था। फिर ऐसी बात करना, तो उसके बाद फिर आप क्या समझते हैं कि असेंबली के फ्लोर में लोग उनको हार पहनाएंगे या बाहर वो जाएंगे तो लोग उनको गले मिलेंगे? उनका एक अपना एक स्टांस है, वो चूंकि एक उस मोल्ड में है जहां हम जिस चीज पे भी बुलाते हैं वो आगे से उनका वो नहीं आते। बिल्कुल, हमने तो कोरोना पे भी, आपको याद है, स्पीकर ने सब उनको इनवाइट किया, कोरोना पे नहीं आए बात करने, और आपने असेंबली का हाल भी देख लिया, बैठते ही नहीं, वो बात नहीं करते, वो कहते पहले हमें, वो तो हमने कल भी देखा, कल भी देखा जो कुछ हुआ। अच्छा, मुझे एक इजाजत दें, मैं जरा ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं, जरा इस बहस को कंक्लूड करेंगे। इस ब्रेक के कश्मीरियों का मुकदमा जो है वो पाकिस्तान किस तरह से जो है वो मौसर तौर पर जो है वो लड़ सकता है, इस ब्रेक के बाद आता है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बहस को समेटना है अंदलीब साहबा, पाकिस्तान तैयार है, कश्मीरियों के साथ खड़ा रहेगा, और ये जो पॉलिसी फ्लक्चुएशंस की जिनकी हम बार बार बात करते हैं, किस तरह से आप देखती हैं वजारत खारजा, बाकी स्टेक होल्डर्स इसमें मिलकर ये तय करें कि ये जो कश्मीर की पॉलिसी में जो है वो हमारे कम से कम जो है वो कोई तब्दीली ना आए, ताकि इस पर हमारा जो मौकफ है वो कंसिस्टेंट रहे, उसमें एक तसलसल रहे। देखिए जी, हमारी जो इसके अंदर फॉरेन अफेयर्स कमेटी भी है, उसके अंदर सारी जमातें हैं, मुशाहिद हुसैन साहब हैं, हमारे अपने भी, और हम फ्रीक्वेंटली उनके साथ मिलते हैं, वो हमें मशवरे भी देते हैं और हम उन पे काम भी करते हैं। सो हमारा एक वो भी बना हुआ है जी फॉरेन अफेयर्स में, एफपैक, फॉरेन पॉलिसी एडवाइजरी कमेटी है। इसके अंदर तमाम बड़े जो हमारे एक्स फॉरेन सेक्रेटरीज, एम्बेसडर्स जो इंडिया में काम कर चुके हैं, कश्मीर पे काम कर चुके हैं, और कुछ हमारे एकेडमिक्स जैसे आदिल नजम साहब है अमेरिका में, थिंक टैंक्स में, इनको हम हर महीने मिलते हैं, और ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एकेडमिया के, थिंक टैंक्स के और दूसरी पार्टी के मेंबर्स के, एंड हम एक जामिया जो जिसको कहते हैं मजबूत स्ट्रेटजी बनाते हैं। पाकिस्तान ने एक जरूर क्रिएट की हुई है, प्रेशर इंडिया पे है, पहली दफा पाकिस्तान पीस लव और इंडिया जो है वो टेररिस्ट और रोक स्टेट के नाम पे देखा जा रहा है, लेकिन इसमें और बहुत काम करने की जरूरत है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब जबकि कोविड थोड़ा सा मैनेज हो गया, इस पे और तेजी से काम इंशाल्लाह जी, उम्मीद करते हैं ऐसे हो। अली नवाज चौहान साहब, पाकिस्तान अपना जो केस है, जो लीगल मुकदमा है अपना भी और कश्मीरियों का भी, किस तरह से जो है वो उसको और ज्यादा मजबूत कर सकता है, क्या करना होगा, किस तरह मौसर तरीके से लड़ सकता है? वेरी क्विकली सर। देखिए, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है वो तो आईसीजे में जा सकते हैं, और पैलेस्टीन का जो वॉल केस है वो हमें हेल्प कर सकता है। इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज के कई केसेस थे जहां पॉपुलेशन को तब्दील करना मकसूद था, तो उसमें इंटरनेशनल लॉ ने केस लॉ छोड़ा है जिसमें उसकी मुमानियत की है।
लेकिन अगर ये शाये हैं तो फिर दूसरा तरीका जो मैंने बताया आपको वो है राइट टू प्रोटेक्शन, जो कि समिट 2005 के आर्टिकल 139 के तहत वहां जो वॉर क्राइम्स और ये जेनोसाइड कमिट हो किसी जगह तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनाइटेड नेशंस की वो इंटरवीन करे और सेक्रेटरी जनरल को वो शिकायत की जाए। उसके लिए जरूरी नहीं है कि स्टेट जाए, इसलिए दूसरी बॉडी भी जा सकती है और कश्मीरियों की बॉडी भी जा सकती है और ये सेक्रेटरी जनरल का काम है अंडर आर्टिकल 99 ऑफ द चार्टर कि वो सिक्योरिटी काउंसिल के नोटिस में ये चीज लाए और सिक्योरिटी काउंसिल ने फिर उस पर फैसला करना है कि आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल में अगर ये कहा जाए कि वॉर क्राइम्स कमिट हुए हैं तो उन लोगों के नाम दिए जा सकते हैं जो वहां 1 लाख 10 लाख जो 1 मिलियन फौज है उसके लोग कमिट कर रहे हैं, उनके नाम हैं, कुछ हमने भी कलेक्ट किए हैं एज अ बॉडी और जो हम चाहते हैं कि ये वॉर। मगर सर ये बड़ा मुश्किल होगा, ये भारत आने वाले 2 साल, भारत अब क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल का रुकन भी है, तो आपको लगता है कि ये काम जो है ये चैलेंज होगा बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए? देखिए इससे पहले भी भारत का बड़ा इन्फ्लुएंस था। 1948 के जो वाकयात हैं उसमें तो हम जीत रहे थे, उसके बाद फिर आयरलैंड की रेजोल्यूशन लाए, फिर उसके बाद वीटो हो गया और वो मसला सिक्योरिटी काउंसिल में अभी तक पड़ा हुआ है। ये सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने 1964 के एक रेजोल्यूशन के तहत किया था कि दिस इज स्टिल पेंडिंग विद द सिक्योरिटी काउंसिल। बात ये है कि इसको मगर पाकिस्तान को परसिस्टेंटली और मुकाबला करना होगा सर, चाहिए था। पाकिस्तान ने इंडोलेंस दिखाया है काफी साल और कश्मीर कमेटी भी थी, बाकी चीज भी थी, उन्होंने कोई इस तरह एक मिल के कोहेरेंट काम नहीं किया। फॉरेन ऑफिस ने भी जो है वो इंडोलेंस दिखाई है। अभी कह रहे हैं कि एक मोमेंटम बन मगर सर अब ये इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी, कश्मीरियों के लिए भी। इस गवर्नमेंट ने भी कहा था कि हम एम्बेसीज में और बाकी वहां डेस्क क्रिएट करेंगे और बाकी काम करेंगे, वो अभी तक नहीं हुए। और आजाद कश्मीर ने भी अपने कानून के तहत प्लेबिसाइट एडवाइजर बनाना था, मेरे पास से टाइम खत्म हो गया। मगर ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, बहुत सारे काम है करने के और राहत को ये करने हैं क्योंकि अब इसमें वक्त बड़ा कम है और कश्मीरियों के लिए भी, कश्मीर में जिस तरह से जो है वो तब्दीलियां हो रही हैं। बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड अली नवाज चौहान साहब, आज की इस डिबेट में हमारे साथ शरीक थे। अंदलीब अब्बास साहबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब भी, वो भी आज की हमारी इस डिबेट में शरीक थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।